अब पढ़ेंगे CAG। इधर देखो, सुप्रीम कोर्ट खत्म हो गया ना, अब पढ़ेंगे CAG। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। CAG कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक चर्चा है। आर्टिकल 148 में CAG की चर्चा है। CAG का कर्तव्य, CAG का क्या क्या कर्तव्य होगा, ये किसमें दिया गया है? आर्टिकल 148 में। तो पहले जानेंगे CAG की नियुक्ति कौन सलाह देंगे? PM की सलाह से राष्ट्रपति करेंगे। तो CAG जो होता है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। सलाह कौन देंगे? प्रधानमंत्री। इनको शपथ या त्यागपत्र नियुक्ति करेंगे तो शपथ दिलाएंगे, तो शपथ दिलाने का काम भी राष्ट्रपति करते हैं। और त्यागपत्र, अगर इनको त्यागपत्र देने का इच्छा हो गया कि हम अपने पद पे नहीं रहना चाहते, तो यह किसको लेटर भेजेंगे? तब भी राष्ट्रपति को ही लेटर भेजेंगे। तो अपना त्यागपत्र भी किसे देंगे? राष्ट्रपति को। इनके कार्यकाल का समय या कार्यकाल लिखो, सेम होता है जितना सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो कितना लिखा है? 6 वर्ष या 65 साल। 65 साल, दोनों में से कुछ जो पहले पूरा होगा वहां तक ये रहेंगे अपने पद पे। उसके बाद क्या होंगे? हट जाएंगे। या तो ये 6 साल अपने पद पे रह जाए, या इनका उम्र क्या हो जाए? 65 साल पूर जाएगा, तो ये हट जाएंगे, अपने पद छोड़ देंगे। हटाने का प्रक्रिया, हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया। तो इनको भी अगर हटाना रहेगा तो महाभियोग जैसी प्रक्रिया, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा रहे थे वैसे ही इनको भी हटाएंगे। महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलेगी। तो CAG की चर्चा आर्टिकल 148 से 151 तक। इसको कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कहते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कहते हैं। आर्टिकल 148 में CAG की चर्चा दी गई है, जिसमें इसकी नियुक्ति PM की सलाह से राष्ट्रपति करते हैं। और यह त्यागपत्र किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देंगे। शपथ भी राष्ट्रपति को, और इन्हें हटाने के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाएंगे। तो सेम ही तो है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का वैसे ही तो है। आर्टिकल 149 में CAG का कर्तव्य और शक्तियां दी गई है। इसमें क्या है? इसकी शक्ति, इसके पास पावर क्या क्या है? तो CAG सेंट्रल, स्टेट प्लस PSU प्लस देखो CAG की कर्तव्य और शक्तियां जो है वो सेंट्रल सरकार की जांच
करेगा, इसके बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा। स्टेट के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा और पीएसयू के बारे में रिपोर्ट तैयार करेगा। पीएसयू होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनियां। जैसे बड़ी बड़ी कंपनी का नाम सुना होगा, भेल सुना है? भेलपुरी नहीं, भेलपुरी नहीं, गेल, GAIL, ONGC सुना है कि नहीं? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। तो ये सारी कंपनियां पीएसयू कंपनियां कहलाती है। तो इन सब के अंतर्गत जो इसकी जांच करने की, इसकी रिपोर्ट, तो इन सब पर जो रिपोर्ट तैयार करेगा उसका वह कौन करेगा? CAG। तो इन सब कंपनियों के लिए इनकी शक्तियां दी गई कि इसका रिपोर्ट तैयार करके, जांच करके रिपोर्ट तैयार CAG करेगा। और ये रिपोर्ट तैयार करेगा संचित निधि के लिए, संचित निधि पर, आकस्मिक निधि पर, आकस्मिक निधि पर। संचित निधि भारत सरकार का या भारत का जितना पैसा रहता है, जहाँ भी रहता है, तो उसको क्या कहते हैं? जैसे हम लोग का पैसा कहाँ रहता है? बैंक में रहता है ना, तो बैंक कहते हैं। तो भारत सरकार का जहाँ पैसा रहता है वो RBI के पास, जहाँ RBI रखती है, उसको क्या नाम दिया गया? संचित निधि, संचित निधि नाम दिया गया है। तो इसकी जांच भी कौन करेगा? रिपोर्ट बनाएगा तो CAG बनाएगा। और आकस्मिक निधि मतलब कोई आकस्मिक समय में पैसा जहाँ निकालने के लिए रखा जाता है, आकस्मिक निधि कहलाता है। तो इसके बारे में भी रिपोर्ट, ये सब इसलिए है CAG की घोटाला उटाला जो होता है उसकी प्रॉपर जांच करेगी, तभी ना सेंट्रल सरकार की जांच करती है। स्टेट की PSU कंपनियां, ये भी पब्लिक सेक्टर है। तो संचित निधि भी सरकारी चीज़ है और आकस्मिक निधि भी सरकारी है। तो इन सब की जांच को करके रिपोर्ट तैयार करता है। सब रिपोर्ट प्रॉपर बना के देगा, कितना खर्चा हुआ, कितना क्या हुआ, सब देगा CAG। ये आर्टिकल 150, आर्टिकल 150, आर्टिकल 150 में है लेखा का प्रारूप, लेखा का प्रारूप राष्ट्रपति के अनुसार, राष्ट्रपति के अनुसार होता है। यह जो रिपोर्ट बनेगा, इन सब चीज़ों का जो रिपोर्ट बनाएगा CAG, वो किसके अनुसार होता है? राष्ट्रपति के अनुसार। इसका लिखने का प्रारूप जो होगा राष्ट्रपति के अनुसार रहता है। आर्टिकल 151, 150 हो गया ना, आर्टिकल 151 CAG की रिपोर्ट, CAG की रिपोर्ट। देखो CAG अपना रिपोर्ट बना लिए हैं, सब का बनाए हैं, सेंट्रल स्टेट का बना लिए हैं। तो कहीं पेश करेंगे ना, कोई देखेगा ना उसको, तो देखेगा कौन? राज्य, अगर देश में रहेगा तो संसद, और राज्य में रहेगा तो कौन? राज्य में रहेगा तो विधानसभा, विधानसभा में जाएगा, जाएगा ना। तो यहाँ देखने के लिए रिपोर्ट जाएगा सेंट्रल का राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, और स्टेट का राज्यपाल के पास। ये किसको सौंप देगा? अगर स्टेट का रिपोर्ट सौंपना रहेगा तो राज्यपाल को सौंपेगा, और सेंट्रल सरकार का रहेगा तो राष्ट्रपति को जाके ही दे देंगे। राष्ट्रपति लोकसभा में, LS लिख दें, लोकसभा में और राज्यसभा में, और राज्यपाल विधानसभा में, BS विधानसभा में, और विधान परिषद में। तो इसमें अध्यक्ष, अध्यक्ष के पास देंगे, और इसमें सभापति को देंगे। किसको देंगे? और इसमें भी विधानसभा में क्या होगा? अध्यक्ष
और इधर विधान परिषद में सभापति को सौंपेंगे। और यहाँ से फिर रिपोर्ट पूरे संसद, अगर संसद में रहेंगे तो लोकसभा में अध्यक्ष पूरे दिखाएंगे रिपोर्ट, और सभा यहाँ रहेंगे राज्यसभा में तो सभापति दिखाएंगे। उसी प्रकार यहाँ भी रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाएगा सरकार की, कि सरकार ने पूरा ब्यौरा, सरकार क्या क्या काम की है 5 सालों में, पूरा सीएजी उसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। पूरा रिपोर्ट तैयार करके देता है सीधे, तब सरकार को कुछ नहीं पता चलता कि किया नहीं किया। हाँ पता चलता है ना, उसी अनुसार से काम होता है। काम होता तब सरकार हम दे। हाँ सरकार सिस्टम होता। अरे सीएजी एक अधिकारी है, रिपोर्ट इसका काम रिपोर्ट कर बना के दे देना है प्रॉपर सरकार को कि देखिए आप क्या क्या किए। हाँ तो सरकार दिमाग नहीं कर रही, दिमाग काम करता है, लेकिन फिर भी उतना ही ना काम करेगा, ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाता है। ये तो ऊपर ऊपर लेवल का है ना, पैसा खर्चा हुआ कितना, बजट पेश हुआ, तो सारा रिपोर्ट बन के तैयार जाता है। जांच के लिए था ना, कौन सी समिति था, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति। तो इसकी रिपोर्ट की जांच कौन करेगा, लोक लेखा समिति, आगे लिखेंगे अभी। और लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, हाँ विपक्ष के नेता होते हैं। संसद में पेश हो गया ना, यहाँ भी पेश हो गया, यहाँ भी पेश हो गया, और यहाँ विधानमंडल में पेश हो गया। तो जब रिपोर्ट पेश हो गया तो इस रिपोर्ट की जांच होगी ना कि सही है कि गलत। हो सकता है सीएजी पैसा खा लियो, घुसखोर हो सरकार की ओर से, तो इसकी रिपोर्ट की जांच एक समिति करती है, जो पढ़े थे ना आर्टिकल 118 में। तो लोक लेखा समिति करती है। और इसमें कितने सदस्य थे, 22 सदस्य, राज्यसभा से 7 सदस्य और लोकसभा से 15 सदस्य थे ना। और विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होते हैं, विपक्ष के नेता इसके अध्यक्ष होंगे। तो ये जो रिपोर्ट पेश किया गया यहाँ इसकी जांच करेंगे लोक लेखा समिति। और देखो जब विपक्ष के नेता हैं तो विपक्ष तो अच्छे से जांच करना चाहिए। जैसे राहुल गांधी भी विपक्ष के नेता हैं, राहुल गांधी विरोध में है ना, मोदी जी अभी हैं सरकार में तो विरोध में, तो इनको अच्छे से जांच करना चाहिए। लेकिन फिर भी देखो जमीन तक काम पहुंच पाता है, नहीं पहुंच पाता। अगर जमीन तक काम पहुंचता, इतना अच्छा सिस्टम होने के बाद भी अगर जमीन तक काम पहुंचता तो अच्छे अस्पताल होते, किसानों को आसानी से बीज उपलब्ध होता सरकारी। लेकिन वहाँ उपलब्ध हो पाता है, नहीं हो पाता है। यहाँ बीज, अभी देखो धान का समय है, बीज उपलब्ध हो जाना चाहिए, लेकिन जब तुम बीज लाने जाओगे तो वहाँ पहले तो तुमको पैसा मांगेगा, मांगता है कि नहीं? जितना रेट में मिलना चाहिए, अगर सरकारी रेट से भी आया है तो उससे कम में की होती है ना सरकारी रेट, लेकिन उससे ज़्यादा पैसा लेता है। और किसान को उतनी जानकारी है नहीं है, जानकारी जिनको है भी तो उनके पास उतना पैसा है नहीं कि वो केस लड़े जाके। तो इस कारण से जमीन तक ये सारी चीज़ें नहीं पहुंच पाती। ना अच्छे अस्पताल है, ना गांव तक अच्छी सड़कें होती है, ना किसानों को फायदा होता है, ना विद्यार्थियों को फायदा हो पाता है। तो ले दे के बात वहीं पहुंचती है कि सब मिली भगत है। कहने को है कि सब सिस्टम है, वही फिर हो गया कि सिस्टम चलाने वाला अच्छा होना चाहिए। नियम सब क्या होता है, एक जैसा होता है। किसी के पास आग भी है तो वो जलाने का काम भी कर सकता है और खाना बनाने का काम भी कर सकता है, उसकी मर्जी पे निर्भर करता है। तो सीएजी की रिपोर्ट की जांच कौन करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, और ये विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। लिख लेना नीचे, आगे हम लिखते हैं, पूरा नहीं मिटाएंगे। सीएजी को पथ प्रदर्शक भी कहा जाता है। पथ प्रदर्शक किसका, लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक कहा जाएगा, क्योंकि ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया उसी के पीछे पीछे जाके इन्हें जांच करेंगे। तो इसलिए लोक लेखा समिति का पथ प्रदर्शक किसको कहा जाता है,
जी को, इसे कागजी शेर भी कहा जाता है, कागजी शेर। CAG को और किस नाम से जाना जाता है? कागजी शेर के नाम से भी जाना जाता है। और इस CAG को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मुख्य अधिकारी कहा है। मुख्य अधिकारी कहा है। लिखो। भाग 5 समाप्त हुआ। कितना से कितना आर्टिकल तक था? क्या था? भाग 5 था। कहाँ से पढ़ना शुरू किए थे? 51 से लेके अभी तक। आर्टिकल 152 से लेके 151 तक आए हैं ना। इतना में तुम्हारा भाग 5 था पूरे। अब शुरू से बताना। भाग 1 बोलो। भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग, रुक जाओ, भाग 4 का को, भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8। हेलो ना, हम सेकंड सिटिंग हो। चलो बोलो। हाँ, पलटना नहीं है, ऐसे ही बोलना है। तुम ही ना बोला था शुरू से पूछ लीजिए, तो पूछ तो रहे हैं शुरू से। ऐसा कम। तो अब कैसे पूछेंगे, वो मेरी मर्जी। बोलो, भाग 1 में क्या था? नागरिकता। भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, राज्य क्षेत्र। हाँ। आर्टिकल बोलो इसका कहाँ से कहाँ तक था? 104। 1 से 4 तक। भाग 2 में क्या था? भाग 2 नागरिकता। नागरिकता। आर्टिकल बोलो कहाँ से कहाँ तक था? 5 से 12। 5 से 11। भाग 3 में बोलो। मौलिक अधिकार। मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। भाग आर्टिकल बोलो इसका। 12 से लेके 35 था। भाग 4 में बोलो। DPSP परिभाषा। DPSP था, ठीक है। 35 से 50। 35 से लेके 51 तक। भाग 4 के को बोलो। संपत्ति, मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, 51 के को, इसी में ना था ना सब। भाग 5 बोलो। भाग 5 में है, भाग 5 में संवेदना कुछ संघ की चर्चा थी, केंद्र की चर्चा नहीं थी, सेंट्रल की। आर्टिकल 51 से लेके 51 तो यहीं खत्म हो गया। अब कहाँ आएगा? 151 तक। भाग 6 बोलो। राज्य, राज्य की चर्चा है। अब भाग 6 ही हम लोग पढ़ेंगे ना। आर्टिकल 152 से लेके कहाँ तक जाएगा? 237 तक। इसमें लिस्ट ए के राज्य हैं, लिस्ट ए के राज्य। आर्टिकल 238 में, 238 में। और भाग 7, भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। प्रदेश की, केंद्र शासित प्रदेश है, सीधे लिखते हैं, तकते लिखेंगे। 239 से लेकर 243 तक। चलो लिखो इसको। चुके 60% कह सकते हो। तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र की चर्चा, आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता की
चर्चा, आर्टिकल 5 से 11 तक। भाग 3 में मौलिक अधिकार हैं। फोटो लेगा, ले लो। ऐसे तो भूलेंगे नहीं, याद ही रहेगा। हो गया। भाग 3 में मूल अधिकार है, आर्टिकल 12 से 35 तक। भाग 4 में डीपीएसपी है, आर्टिकल 35 से लेकर 51 तक। भाग 4 के 1 को में है, 51 हाँ, के को। वो 51 भाग 4 के को है और 51 के को है। और इसमें इसमें है क्या पहले? किसमें? भाग 4 के को मूल कर्तव्य, भाग 5 में संघ संघ दिया गया है। 151 हाँ, 52 से 151 तक। और भाग 6 में राज्य की चर्चा है, ये आर्टिकल 152 से 237 तक। भाग 7 में लिस्ट ए के राज्य हैं, आर्टिकल 238 के लिए एक के आर्टिकल है मात्र। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की चर्चा है। देखो सबसे बड़ा यही तुमको है, सबसे ज्यादा आर्टिकल इसी में ना है कि और किसी में है? उसके बाद ये होगा। तो ये जिसको समझ में आ गया, सेम सेम ऐसे ही तो पढ़ना है। इसमें केंद्र के बारे में क्या पढ़ना था और इसमें राज्य के बारे में पढ़ना है। तो सेम सेम, जैसे देखो इसमें लोकसभा था, तो इसमें क्या है? विधान सभा। इसमें राज्य सभा था, तो यहाँ क्या है? विधान परिषद है ना। तो सेम सेम पढ़ते जाना है। वहां प्रधानमंत्री होते थे तो यहाँ मुख्यमंत्री होंगे, वहां राष्ट्रपति होते थे तो यहाँ राज्य पाल होंगे, राज्यसभा नहीं, राज्य पाल होंगे। तो सब सेम सेम पढ़ते जाना। जिसको भाग 5 समझ में आया उसको भाग 6 समझ में आ जाएगा। बस खाली ध्यान से देखते जाना है। और अब लगभग 50-60% तुम पढ़ चुके हो। अब 60% तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा, तो अब तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिटी का क्वेश्चन देख सकते हो। कुछ चीजें जो छूटेगी वो अभी रहने देना, जो बनेगा जो बनेगा। कपड़ा तो मेरा हाथे में है। इतना ही पढ़ेंगे आज, अब क्या पढ़ेंगे? कल से भाग 6 शुरू करेंगे। कल देख के आना, राज्य की परिभाषा पढ़ाए थे ना? डीपीएसपी की परिभाषा। डीपीएसपी की नहीं, राज्य की परिभाषा। नीति